हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की, फिर हम लोग बात करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, एंड उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट चार्टर एक्ट्स। गुड मॉर्निंग पीयू, श्वेता, अर्चना, विश्वजीत, लकी, बॉबी, अंजलि, प्रमोद, प्रवीण, साक्षी, अरुण, फैंटूस, ध्रुव, सुनील, सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखी थी कि इसके पीछे आने के पीछे वजह क्या थी, क्या कारण था, ये हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहला हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। सबसे पहले तो याद रखना इस एक्ट के बारे में, ये ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का सबसे पहला कानून था, है ना। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा, ये कानून कहां पर पारित हो रहा है? ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया पहला एक्ट था। It is first act passed by British Parliament. It is first act passed by British Parliament to regulate rule of East India Company in India, है ना। यानी कि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूल कर रही है, तो अब उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इसके पीछे वजह क्या थी, तो ये भी आपको बताया था। क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ कर्जा मांगा, है ना, साथ ही साथ इनके जो मतलब कर्मचारी वगैरह थे वो भ्रष्टाचार वगैरह कर रहे थे, और भी कई कारण थे। लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाई थी, हाँ, जिस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ये जो है आपका क्या होता है, आपका कानून पारित होता है। इसके तहत क्या होता है, ध्यान से समझिए। उस समय तक ब्रिटिश इंडिया जो है उसकी तीन प्रेसिडेंसी है। जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तीन प्रेसिडेंसी है ना। और ये तीन प्रेसिडेंसी कहां पर है? एक है आपका इधर मद्रास में, एक है आपका यहां पर बॉम्बे में, और एक है आपका कहां पर? कलकत्ता में। और ये तीनों प्रेसिडेंसी आप देख रहे हैं सी कोस्ट पर, समुद्र के तट पर स्थित है। क्योंकि आपको पता है उस समय जो आपका कम्युनिकेशन का जो सबसे मेन माध्यम हुआ करता था वो हुआ करता था शिप। और जो ताकि ये सभी पोर्ट पर इसलिए बनाए गए थे ताकि वहां से उनको किसी चीज को एक्सपोर्ट करना क्या रहे, इजी रहे। अभी तक देखिए यहां पर क्या है, बंगाल का जो कलकत्ता है, मतलब बंगाल इसको बोलेंगे, कलकत्ता नहीं, बंगाल प्रेसिडेंसी बोलेंगे इसको, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी। यह है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और यह है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी। अब यहां पर क्या है, यहां पर अपना अलग गवर्नर है, यहां पर अलग अपना गवर्नर है, और यहां पर अपना अलग गवर्नर है ना। ठीक, यहां पर अपना अलग गवर्नर है, यहां पर अपना अलग गवर्नर है, यहां पर अपना अलग गवर्नर है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका क्या होता है, इस कानून के तहत याद रखिएगा, इसके तहत बंगाल का जो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि जो अभी तक बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। यानी कि ये जो पद का है ना, नाम बदल दिया गया। तो इससे क्या फर्क क्या पड़ा, इससे क्या चेंज क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। यहां पर अभी तक सभी ये सब क्या थे, अपना अपना काम देखते थे। लेकिन अब जो ये गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, इसका नाम चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल बंगाल। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आ गया क्या, मद्रास और जो बॉम्बे के जो गवर्नर हैं, वो अब किसके अंदर आ गए? कुछ मामलों में अब उनको क्या है, इनका बात मानना पड़ेगा। यानी ये जो अब बॉम्बे और जो मद्रास के गवर्नर हैं, वो उनके क्या हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए। यानी कि अब वो सेंट्रलाइज हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, अब उसके अधीन हो गया ये दोनों। कुछ मामलों में अब इनको ऑर्डर देंगे कौन? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बात समझ में आ रही? यानी कि क्या होता है, यानी कि यहां पर ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, उस समय जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो वही आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, जिनका नाम क्या था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ठीक है। पहले आप इसे लिखिए, और इसके बाद हम लोग कई चीजों को और डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लीज सर टाइम चेंज कर दीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल प्रीति, है ना। Can I move? आगे चलें। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके तहत क्या हुआ, कुछ मामलों में, कुछ मैटर्स में, कुछ मामलों में बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नर, बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, या बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया कि अब इनका आदेश उसको मानना है कुछ मैटर। और इसी के तहत, हाँ उस समय तक अभी बंगाल का ही था सिर्फ, लेकिन अब क्या है, अब वो पूरा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे तीनों का अब हेड हो गया है। अब जो बॉम्बे है और मद्रास है, उसके जो गवर्नर हैं, अब उनको ये ऑर्डर इशू करेंगे कुछ मैटर्स में, और उन ऑर्डर्स को क्या करना होगा, इनको मानना होगा। यानी कि एक तरह से यहां पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसके द्वारा भारत में, इसके द्वारा भारत में किसकी शुरुआत हो रही है? सेंट्रलाइज्ड रूल की शुरुआत हो रही है। सेंट्रलाइज्ड रूल या फिर केंद्रीयकृत शासन, केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हो रही है। केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हुई। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसके तहत अब क्या स्टार्ट हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड रूल स्टार्ट हो रहा है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो अब किसकी तरह काम करेगा, सबसे टॉप रहेगा, और वो अब क्या करेगा, ऑर्डर इशू करेगा किसको, जो आपका बॉम्बे का गवर्नर है और मद्रास का गवर्नर है। यानी कि इसके तहत सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की शुरुआत होती है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, पहले उसके पास क्या था, सिर्फ बंगाल था। अब बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे, तीनों के अब उसको देखना है, इसको, इसके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा।
कार्य का भार बढ़ेगा इसके ऊपर, तो वो कहेगा कि देखिए सर अकेले हमसे ये सब काम नहीं हो पाएगा। कहेगा तो क्या करें? बोले देखिए सर पहले बंगाल था तो अकेले देख ले रहे थे हम, अब बंगाल भी देखना है, मद्रास भी देखना है, बॉम्बे भी देखना है, सब देखना है, यह अकेले हमसे नहीं हो पाएगा। कहेगा ठीक है कोई बात नहीं है, चिंता मत करिए। यहां पर क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सहायता के लिए, ताकि उनके काम में हेल्प करे, सहायता के लिए एक 4 मेंबर वाली परिषद का, 4 मेंबर वाली परिषद का गठन किया गया। A 4-member council, a 4-member council is constituted to assist Governor General of Bengal। यानी 4, जैसे देखिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जैसे केंद्र सरकार में शासन कैसे होता है बताया था, प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके साथ क्या होता है, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। उसी तरह अब क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और उनके साथ अब क्या है, 4 मेंबर हैं। अब वो मिलकर के क्या कर रहे हैं, उनको सहायता देने के लिए 4 क्या हैं आपके सदस्य, 4 मतलब एक परिषद है जिसमें कितने, 4 लोग हैं। अब यहां पर डिसीजन कैसे लिया जाएगा, तो यहां पर याद रखिएगा जो डिसीजन लिया जाएगा वो कहा गया, ये जो परिषद में डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, डिसीजन कोई भी निर्णय, डिसीजन जो लिया जाएगा वो मेजॉरिटी से लिया जाएगा। कोई भी निर्णय जो है वो कैसे लिया जाएगा, मेजॉरिटी से लिया जाएगा। और यहां पर जैसे मान लीजिए कि 4 सदस्य हैं, ध्यान से समझिएगा, 4 सदस्य हैं, मेजॉरिटी से मतलब क्या, 3 लोग अगर जिसमें कहें यस तो वो क्या कहते हैं, काम होगा, अगर 3 लोग नहीं कहें तो वो काम नहीं होगा। अब मान लीजिए इस परिषद में 2 लोग कह रहे हैं यस, 2 लोग कह रहे हैं नो, तो यहां पर तो इक्वलिटी वाला सीन हो गया, या तो बराबरी वाला मत हो गया। तो इस कंडीशन में कैसे डिसीजन लेंगे, ये परिषद जो है जब कोई डिसीजन लेगी तो वो कैसे लेगी, मेजॉरिटी से लेगी, बहुमत से लेगी। लेकिन मान लीजिए अगर 2 लोग कह रहे हैं यस, 2 लोग कह रहे हैं नो, यानी कि इक्वल हो गया वोट। आप लोगों ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे, कि जब भी हमारे देश के अंदर संसद में या लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी बिल रखा जाता है और उस बिल पर अगर वोटों का बराबरी हो जाता है, यस और नो में, उस वोटों पर क्या हो जाता है, इक्वलिटी ऑफ वोट हो जाता है, तो हमारे लोकसभा के स्पीकर के पास या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के पास क्या होता है, एक कास्टिंग वोट का अधिकार होता है, एक निर्णायक मत का अधिकार होता है, जिसका जिक्र किसमें है, आर्टिकल 100 में है, कि वो अब देंगे, निर्णायक मत देंगे, कि वो अगर यस कहेंगे तो बिल पास होगा, नो कहेंगे तो बिल समाप्त हो जाएगा, बिल मतलब पास नहीं होगा। ठीक, तो यानी कि यहां पर भी क्या दिया गया, इसके तहत गवर्नर जनरल को क्या दिया जाता है, आपका कास्टिंग वोट का भी अधिकार दिया जाता है। गवर्नर जनरल को यहां पर क्या दिया गया, निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या दिया गया, कास्टिंग वोट का अधिकार दिया गया या निर्णायक मत का अधिकार दिया गया, कि ये अगर इक्वलिटी ऑफ वोट हो गया, अब ये यस कहेंगे तो पास होगा, नो कहेंगे तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि किस कानून के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया है, ठीक है, निर्णायक मत का अधिकार दिया गया है, तो किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत दिया गया था। क्लियर है पॉइंट। हाँ, गणपूर्ति कोरम भी आर्टिकल 100 में है, कास्टिंग वोट भी आपका आर्टिकल 100 में है, ठीक। लेकिन जो वर्तमान में जो कास्टिंग वोट है, स्पीकर के पास है, चेयरमैन के पास है, उसका है जिक्र, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 100 में ही कोरम भी आता है, आर्टिकल 100 में ही कास्टिंग वोट ही आता है, दोनों उसी में आते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आर्टिकल 101 बात करता है किसकी, कास्टिंग वोट की। आर्टिकल 100 क्लाउज 3 बात करता है किसकी, कोरम की। प्लीज सर जी इंग्लिश वाली कुछ लाइन हिंदी में भी लिखिए, अगर आप बुरा ना देखिए, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, जो मैक्सिमम चीजें हैं वहां पर आप हिंदी में देख सकते हो। अरुण जी आप देखिए, अब ये जो है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आप हिंदी में
बंगाल का गवर्नर जनरल लिख लीजिए, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। डिसीजन यानी निर्णय जो है बहुमत से लिया जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के पास निर्णायक मत का अधिकार होगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जो चीज अगर आपको कोई टर्म है जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है कि मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आई कैन राइट इन बोथ लैंग्वेज। मैं वो दोनों भाषा में लिख भी सकता हूं, दोनों भाषा में बोल भी सकता हूं, ठीक है। यहां पर मैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट इसलिए रख रहा हूं ताकि देखिए ऐसे में ना तो इंग्लिश वाले को ज्यादा प्रॉब्लम होगा और ना ही हिंदी वाले को ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब क्या है कि आप ये खुद सोचिए, अगर मैं हर एक लाइन को पहले हिंदी में लिखूं, पहले इंग्लिश में लिखूं, इट विल कंज्यूम मोर टाइम, है ना। यानी कि पता चला कि जो चीज मैं 5 मिनट में लिख रहा हूं उसको लिखने में हमें 8 मिनट कम से कम देना पड़ेगा, 9 मिनट देना पड़ेगा। एंड इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है, हमारे पास लिमिटेड आवर्स है। मान लीजिए हमारे पास 100 आवर्स हैं पढ़ाने के लिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 100 आवर्स हैं हमारे पास। अब इस 100 आवर्स में मैं आपको क्या है मैक्सिमम कंटेंट दे सकता हूं। अगर हिंदी इंग्लिश में लिखने में मैं चला जाऊंगा देन मुझे क्या है ना, कंटेंट में कटौती करना पड़ेगा, है ना। तो आपको 1 वीक 2 वीक में आप लोग क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, बहुत समस्या नहीं होगी। क्लियर, दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर कोई देखिए टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आता है, कोई टर्म में दिक्कत हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो, आई एम हियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, फटाफट से इसे लिखिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। चलिए ठीक है, मूव। इसके तहत क्या था तो याद रखिएगा, इसके तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। और याद रखिएगा स्थापित कब होता है, देयर इज अ प्रोविजन, देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। और याद रखिएगा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ है वो किस आर्टिकल के तहत हुआ है बता सकते हैं आप लोग? वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है? एनीवन? हाँ ये हो जाएगा, है ना, श्याम रॉय जी, वेरी गुड, आर्टिकल 124, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। और देखिए इसमें क्या है ना, एक सीजीआई बनाए गए और इसमें 3 अदर जज बनाए गए, 3 अदर जज बनाए गए, ठीक है। यानी जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो इसमें 3 अन्य जज हुए और एक क्या हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश। और जब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट बनता है ना, इसके जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट बन रहा है 1774 में, उसके जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे। और याद रखिएगा एलिजा इम्पे। बाकी ये 3 अदर जज के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछते हैं। और सुप्रीम कोर्ट यहां पर जो बनाया गया इसको याद रखिएगा, ये जो बना ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बना, यहां पर एक अभिलेख न्यायालय बना। ये कहेंगे सर ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बनाया गया, इसे अभिलेख न्यायालय बनाया गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया गया इसको। आप कहेंगे सर व्हाट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? देखिए हमारे देश के अंदर जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, वर्तमान में 2 ही कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। ये दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है,
यानी अभिलेख न्यायालय है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। किसके तहत? आर्टिकल 129 के तहत। और याद रखिएगा आर्टिकल 215 के तहत हाईकोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। कहेंगे सर अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? याद रखिए अभिलेख न्यायालय वैसा न्यायालय होता है जिसके जो प्रोसीडिंग्स हैं, जिसके जो डिसीजंस हैं, जिसके जो निर्णय हैं, वो भविष्य के लिए क्या रखे जाते हैं? सुरक्षित रखे जाते हैं। फ्यूचर के लिए क्या रखे जाते हैं? रिजर्व रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने 1950 51 से लेकर के अभी तक जो भी डिसीजंस दिए हैं, सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसका एक एक रिकॉर्ड उसका सुप्रीम कोर्ट के पास है। और दूसरा, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है ना, उसको अपनी अवमानना के खिलाफ यानी अपने कंटेम्प्ट के खिलाफ दंड देने का अधिकार होता है। यानी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की का अपमान करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ क्या कर सकता है? दंड दे सकता है, पनिश कर सकता है। हाईकोर्ट का अगर कोई अपमान करता है एज एन इंस्टीट्यूशन, तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है? उसे दंड दे सकता है। ये मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब। और हमारे देश में वर्तमान में जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो दो ही न्यायालय है, एक सुप्रीम कोर्ट और बाकी जितने भी हाई कोर्ट है वो सब। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये अभिलेख न्यायालय है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो आर्टिकल 129 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो आर्टिकल 215 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। यानी कि इसके जो डिसीजंस हैं, इसके जो निर्णय हैं, वो भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं और ये अपनी अवमानना के खिलाफ दंड दे सकता है। क्लियर है पॉइंट? ये याद रखिएगा, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट बना था ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, है ना। ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट था इसको भी मतलब क्या किया गया था? इसके भी जो डिसीजंस हैं वो भविष्य के लिए सुरक्षित रखे गए। इसको भी अपनी अवमानना के खिलाफ दंड देने का अधिकार दिया गया। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? कैन आई मूव? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फटाफट से लिखेंगे फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दोबारा से बता देता हूं। देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उन रिकॉर्ड को, उन कोर्ट्स को कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उस न्यायालय को कहते हैं जिसके डिसीजन जो है, जिसके जो निर्णय हैं भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। और वैसे न्यायालय जो अपनी अवमानना के खिलाफ, अपने कंटेम्प्ट के खिलाफ या अपने अपमान के खिलाफ दंड दे सकते हैं, उनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। अभिलेख न्यायालय का दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे अभिलेख न्यायालय आया वर्ड, आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि ऐसा कोर्ट होगा अभिलेख न्यायालय जो जिसके डिसीजन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए, और ऐसा कोर्ट जो अपनी अवमानना के खिलाफ, अपने अपमान के खिलाफ दंड दे सके, उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो वर्तमान में जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट है और जितने भी हाई कोर्ट है वो है। तो इसको भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया उस समय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया, यानी कि इसके भी डिसीजंस भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यह भी अपनी अवमानना के खिलाफ दंड दे सकता है। यानी कि यहां से देखिए क्या क्या हो रहा है इस कानून के तहत। ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत क्या हुआ? तो सबसे पहली बात क्या हो रही है? केंद्रीयकृत शासन का प्रारंभ हो रहा है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है ना जी। अदर 3 जज के नाम याद रखने जरूरी नहीं है, अगर जरूरी होता तो मैं यहां पर, बट उसे मत किया, जरूरी कभी एग्जाम में पूछेंगे नहीं आप। दूसरी बात करें, है ना, हाई कोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 215 है। तो वॉइस वाइब्रेट हो, अभी ठीक है? अभी सही है वॉइस? अभी वॉइस ठीक है? नहीं? ओके, रुक जाइए रुक जाइए।
चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वेट, चेक कर रहे हैं। हो गया ठीक। अच्छा, अभी ठीक है, आवाज सही है अभी, क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके तहत क्या क्या चीजें हुई। तो इसके तहत आप देख रहे हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की शुरुआत हो रही है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का शुरुआत हो रहा है, मतलब कि केंद्रीकृत शासन का शुरुआत हुआ किसके तहत? अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसमें से किसकी शुरुआत हुई? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का शुरुआत हुआ, पहला। दूसरा, यहां पर देखिए एग्जीक्यूटिव का उदय हो रहा है, एग्जीक्यूटिव का जन्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर वाली काउंसिल बनाई जा रही है। यानी कि यहां से किसका उदय हो रहा है? कार्यपालिका का उदय हो रहा है। दूसरी बात, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का गठन हो रहा है, यानी कि साथ ही साथ यहां पर न्यायपालिका का भी क्या हुआ? उदय हुआ, है ना। यानी कि जुडिशियरी का भी क्या हुआ? राइज हुआ यहां, है ना। राइज ऑफ जुडिशियरी या क्रिएशन ऑफ जुडिशियरी, क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये किसके तहत हो रहा है? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हो रहा है। अब इसके बाद की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ना, सुप्रीम कोर्ट बना तो दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या उसके राइट्स होंगे, यह क्लियरली डिफाइन नहीं था, यह क्लियरली मेंशन नहीं था कि उसके पास क्या क्या पावर होंगे। अब मान लीजिए किसी का झगड़ा है, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, समझिए कहां दिक्कत हो रही है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और एक यहां पर सुप्रीम कोर्ट है। एक क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। अब मान लीजिए आपका कोई मैटर है, आपका कोई विवाद है, आप चले जाते हैं कहां पर? आप यहां पर चले जाते हैं कहां पर? बिल्कुल कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, है ना अजय। यहां पर याद रखिएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, इसके पास जाना, या मान लीजिए कोई डिसीजन दे रहा है, ये अलग डिसीजन दे रहा है कोई, और इसके पास जा रहे हैं, ये उस डिसीजन को, ये अलग डिसीजन दे रहा है। बात को समझिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास गए, ये कुछ निर्णय सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, वो कुछ निर्णय सुना दिया। अब दोनों में क्या हो रहा है? टसल हो रहा है इस चीज को लेकर के, है ना। तो यहां पर क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या क्या है वो क्लियरली डिफाइन ही नहीं है। तो यहां पर इसके डिस्प्यूट को, ये जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके बीच जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को सेटल करने के लिए एक आता है क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये कब आता है? ये आता है इन 1781। कब आता है? 1781। और याद रखिएगा ये जो एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट है ना, इसे याद रखिएगा लॉर्ड नॉर्थ एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी को किस नाम से जानते हैं? इसी एक्ट को याद रखिएगा लॉर्ड नॉर्थ एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय, जिस समय ये कानून पारित हुआ था ना, उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे, इसलिए इसे लॉर्ड नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? बराबर है। हाँ, वो कानून बना भी रही है, वो क्या डिसीजन होना चाहिए वो बना भी रही है ना। क्या मतलब कैसे लागू होगा वो भी डिसीजन ले रही है आदित्य। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ? जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है वो 1774 में हुई है। लेकिन वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान से समझिएगा, जो वर्तमान में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका गठन संविधान के आर्टिकल 144 के तहत हुआ है, सॉरी आर्टिकल 124 के तहत हुआ है,
याद रखिएगा ये जो है ना, इसका गठन होता है 26 जनवरी 1950 को, और इसका जो उद्घाटन होता है वो कब होता है, 28 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद की बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट में और भी थोड़ा सा डीप में जाना चाहेंगे ना, थोड़ा सा डीप में मैं, लेकिन उतना बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए, क्योंकि वो उतना मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट की हम बात करें तो ये याद रखिएगा, ये मुख्यतः गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, के बीच डिस्प्यूट को, जो उसके बीच जो पावर को लेकर डिस्प्यूट था उसको सॉल्व करने के लिए लाया गया, सॉल्व करने के लिए लाया गया था, ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को क्या कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, है ना। लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं प्रियांशु, है ना, आप लिख लीजिए इंग्लिश में। इट इज इंट्रोड्यूस्ड या इट इज पास्ड टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, अगर आपको लिखना है यू कैन राइट, अगर आप कहते हैं कि हाँ लिखूं तो मैं, चलिए मैं लिख भी दिया करूंगा, है ना। लिख लीजिए इसको, फटाफट लिखिए। फिर हम लोग मूव करेंगे इसके आगे। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर को डिफाइन किया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर को डिफाइन किया गया, and this power of Supreme Court is clearly defined, and this power of Supreme Court is clearly defined, और इसमें यह कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डिसीजन के खिलाफ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डिसीजन के खिलाफ कोई निर्णय नहीं देगी, डिसीजन के खिलाफ कोई निर्णय नहीं देगी, यानी डिसीजन के अगेंस्ट कोई निर्णय नहीं देगी। यानी क्या दिया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर कोई डिसीजन देता है तो उस निर्णय के अगेंस्ट आप कोई निर्णय नहीं देंगे, है ना, कोई निर्णय नहीं देंगे, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गिव एनी डिसीजन अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गिव एनी डिसीजन अगेंस्ट डिसीजन गिवन बाय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहां पर यह कह दिया कि भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना ज्यादा पावरफुल है, आप ना ज्यादा मत उछलिए, है ना, आपका पावर अब डिफाइन है, आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा दिए गए डिसीजन को वायलेट नहीं कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप डिसीजन नहीं दे सकते हैं। ओके, तो ये बात थी, बस इसमें बस आपको इतनी सी बात एक्ट ऑफ सेटलमेंट में याद रखनी है। लेकिन जो इसके बाद जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आता है ना, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए नाम दिया जाता है इसे 1784 में, क्योंकि उस समय याद रखिएगा जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट। क्या नाम था? विलियम पिट। जिसके समय में ये क्या होता है, ये एक्ट पारित होता है कहां पर? ब्रिटेन में।
इसका नाम था क्या, विलियम पिट, और उसी के समय यह कानून पारित होता है, इसलिए इसे नाम दिया जाता है क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट में यहां पर क्लियरली बोल दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, डेफिनेटली, ठीक। क्योंकि भरमान जी अभी तो बताए, क्योंकि यहां पर अब ये गवर्नर मतलब तीनों प्रेसिडेंसी को आप देख रहे हैं, बंगाल को भी, बॉम्बे को भी और मद्रास को भी, ठीक है ना, तीनों प्रेसिडेंसी का अब ये हेड है, इसलिए इनके नाम के आगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लगाया गया, है ना, तीनों प्रेसिडेंसी के ये हेड थे इसलिए। अब विलियम पिट के समय में ये कानून पारित होता है, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया जाता है। और याद रखिएगा, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया, भाई साहब आप ये मत समझो कि आप जो भारत के अंदर ये जो मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल है, ये आपकी टेरिटरी नहीं है, आपका क्षेत्र नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहना कि तुम वहां पर सिर्फ रूल कर रहे हो, ये मत समझ जाना कि अब ये सब हमारा क्षेत्र है। इसमें याद रखिएगा, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी टेरिटरी थे, जो भी क्षेत्र थे, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी को ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया यानी भारत में ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया यानी भारत में ब्रिटिश क्षेत्र नाम दिया गया। कहा गया ये ब्रिटिश का क्षेत्र है, कभी ये गलती भूल मत कर लेना कि ये मत समझ जाना कि ये हमारी टेरिटरी है, नो। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी को क्या नाम दिया गया, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र नाम दिया गया। By this, territory of East India Company named territory of East India Company named British territory in India. This territory of East India Company named British territory in India. फिर से वॉइस प्रॉब्लम होने लग गया, क्या समस्या हो रहा है? अभी ठीक है, अभी सही है। ठीक है कि गड़बड़ है? बोल रहा है कि क्रैक हो रहा है आवाज। देख रहे हैं, देख रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सही है, ठीक है, आ रही है आवाज अब? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके तहत क्या होता है, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अब कंपनी, देखिए कंपनी जो है ना, वो क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर बिजनेस भी कर रही है, यानी कि व्यापार भी कर रही है, और साथ ही साथ क्या कर रही है, रूल भी कर रही है, ठीक। तो यहां पर क्या किया गया, ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना, इसके तहत याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक, कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक तथा पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया।
यानी कि पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेपरेटेड। पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज सेपरेटेड। ठीक है, यहां पर कहा गया कि देखो एक क्या होगा, एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या जिसे कहा जाएगा नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल जो है इसका काम क्या होगा, इसका जो है काम होगा वो क्या करेगा, ये पॉलिटिकल फंक्शन करेगा। ये क्या करेगा, पॉलिटिकल फंक्शन करेगा। यानी कि इसका काम क्या होगा, रूल करना, लॉ बनाना, ये सब राजनीतिक कार्य होगा। इसका क्या होगा, इसका पॉलिटिकल फंक्शन होगा। ये यानी कि ये क्या करेंगे, राजनीतिक कार्य करेंगे सर, रूल बनाएंगे, शासन करेंगे, ये सब काम। कमर्शियल का मतलब जो बिजनेस, अंजू, ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड है ना, वाणिज्यिक हिंदी में बोलते हैं इसको। तो रूल जो मतलब ट्रेड का काम, व्यापार का काम, बिजनेस का काम या जो कमर्शियल फंक्शन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या जिसे कहते हैं निदेशक, इसको निदेशक मंडल कहा गया। निदेशक मंडल कहा गया है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को निदेशक मंडल कहा गया। और इसके पास क्या दिया गया फंक्शन, इसके पास दिया गया कमर्शियल फंक्शन दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे यह सवाल एग्जाम में बनता है। कमर्शियल फंक्शन यानी कि इसको कहा गया कि आप क्या करेंगे, आप बिजनेस, व्यापार, इससे रिलेटेड काम करेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए किस कानून के द्वारा सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन को सेपरेट किया गया, यानी कि उसके राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया, तो दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, इसके बाद चलते हैं और क्या क्या बातें होती है इसमें, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फटाफट से लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? कैन आई मूव? आगे चलें। ठीक ना, अब इसके बाद की बात करते हैं। इसमें अगला क्या होता है समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, यहां पर जो कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में यानी नियंत्रक मंडल में मेंबर्स की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल बी 6। और याद रखिएगा इसके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर को ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगी। ध्यान से समझिएगा, ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगी। यानी कि अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हस्तक्षेप हो रहा है, इंटरवीन कर रहा है कौन, ब्रिटिश क्राउन। अभी तक ब्रिटिश क्राउन का इंटरवेंशन नहीं था, ब्रिटिश क्राउन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, बात समझ में आए? अच्छा, कार्यों को अलग किया गया, यहां पर अलग लिख लीजिएगा, कार्यों को अलग किया गया है ना। याद रखिएगा यहां पर क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर को कौन अपॉइंट करेगी, ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगी। यानी कि अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन विंग, जो विंग रूल करने वाला है, शासन करने वाला विंग है, शासन करने वाला विंग कौन सा है, जो शासन करेगी, जो रूल करेगी वो कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रक मंडल कहा गया, नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य होंगे और ये 6 मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे, 6 मेंबर को कौन अपॉइंट करेंगे,
वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, यानी ब्रिटिश ताज, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, जो वहां के महाराजा महारानी, है ना, क्राउन का मतलब ताज होता है, यानी वहां के जो साम्राज्य हैं, वहां के जो मतलब सम्राट हैं, वहां के जो राजा हैं या वहां के जो महारानी हैं, उसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में इंटरवीन कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है कि भाई साहब अब हम क्या करेंगे, अपने लोग रखेंगे आपके पास। और साथ ही साथ यहां पर कहा गया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में मेंबर्स की संख्या कितनी होगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर्स की संख्या 24 होगी, 24 होगी। इसको आप लोग अपॉइंट करिए, इसका काम क्या है, धंधा करना, बिजनेस करना, ये आप लोग अपॉइंट करिए, इसमें ब्रिटिश क्राउन का कोई मतलब नहीं है, ब्रिटिश ताज का कोई मतलब नहीं है ना। यानी कि नंबर ऑफ मेंबर इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विल बी 24, नंबर ऑफ मेंबर इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विल बी 24, ठीक है। अभी तक नहीं जा रहा है बॉबी जी, अभी आगे जब क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे, चार्टर एक्ट 1833 आता है, फिर 1853 आता है, फिर इसका क्या होगा, विरोध शुरू होगा, फिर वो कहेंगे कि भारतीय लोगों को भी शामिल करिए, धीरे धीरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, अभी आगे जब चलेंगे तो, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर जो आपका गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में मेंबर की संख्या को 4 से घटाकर कितना कर दिया गया, 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। यानी गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूरा लिख लीजिए, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसकी काउंसिल में अभी कितने मेंबर थे, 4 मेंबर। इसमें क्या किया गया, उसके सदस्यों की संख्या को 4 से घटा करके क्या कर दिया गया, 3 किया गया, 3 किया गया। यानी नंबर ऑफ मेंबर इन काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 3, इज डिक्रीज फ्रॉम 4 to 3, क्योंकि यहां पर देखिए क्या है ना, एक्चुअली बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो चुका है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो चुका है, तो ये अब जो है इसके पास जो है ना, क्या किया गया कि इसका जो अब संख्या है हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, कि यहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, इसको अब क्या दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर दिया गया। यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या दिया गया, वीटो पावर दिया गया। यानी कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चाहे किसी भी कानून को मना कर दें, किसी भी कानून को बनने से मना कर दें, वीटो पावर का मतलब क्या होता है, वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है। जैसे वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, किसके तहत, आर्टिकल 111 के तहत। गवर्नर के पास वीटो पावर है, किसके तहत, आर्टिकल 200 के तहत। वीटो पावर का मतलब क्या है, किसी कानून को बनने से क्या करना, मना कर देना। मान लीजिए ये जो काउंसिल ये कह रहे कानून बनना चाहिए और उस पर गवर्नर जनरल बंगाल क्या करते हैं, वीटो लगा देते हैं, तो वो कानून फिर क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक, क्लियर है पॉइंट, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यानी कि यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या दिया गया, वीटो पावर दिया गया। और वर्तमान में याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है वो किसमें है, आर्टिकल 111 में है। राज्यपाल का जो वीटो पावर है वो किसमें है, आर्टिकल 200 में है ना। ठीक है, अरे वो यूएनओ वाला अलग है, यूनाइटेड नेशन के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, वो अलग है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप मत जाइए। ठीक है, तो अब इसके आगे की जो स्टोरी है ना, इसमें नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट आएगा, फिर चार्टर एक्ट 1813। कल जो है हम लोग जितने भी चार्टर एक्ट हैं मतलब कल के बाद हमें लग रहा है परसों तक में हमारा ये सिलेबस जो है ना वो हमारा कंप्लीट होगा, परसों तक। चलिए कोई नहीं, अब तो क्लास भी हमारा खत्म ही होने वाला है, क्लास मतलब लास्ट ही है, तो मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं था आदित्य, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही होते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे। ठीक है, टेस्ट लेंगे खुशी, अभी
टेस्ट लेंगे अभी, लेकिन तुरंत नहीं, अभी बाद में। पहले आप पढ़िए सर। ठीक है। क्लियर। मिलते हैं आपसे सर कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।